Hello and welcome friends to my channel Law Notes Academy. I am Rashmi Vohra. अगर आपको मेरा चैनल, मेरा वीडियो, मेरे नोट्स आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा. ओके, लेट्स मूव ऑन. आवर टुडेज टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013. मतलब कंपनी को कैसे बनाया जाता है, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. ये दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज. आगे मैं आपको इसके और भी वीडियोस बना के दूंगी नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को नोट्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर सर्च ना करना पड़े. दीज ऑल आर माय ओन नोट्स. ठीक है, ये सारे नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं. मैंने खुद सर्च करके अपने नोट्स में से वीडियोस बना के आपको स्लाइड्स के थ्रू प्रोवाइड करवा रही हूँ. ओके गाइस, फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा नोट्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिए कि आपको और किस टाइप के नोट्स चाहिए, किन टॉपिक्स पे चाहिए, आपको इसमें कुछ और चेंज चाहिए. प्लीज़ डू राइट इन कमेंट बॉक्स योर कमेंट्स. ओके, आई वुड लाइक टू hear from your side also. Thank you so much. Let's move on. The contents of our today's topic are: number 1, historical background of company legislation in India. Second one is definition of companies. Third one is its meaning. Fourth one is nature of company. Fifth one is advantages of incorporation of companies / its characteristics. Means दोनों चीज़ें सेम होती हैं, advantages या characteristics. Moving on to next slide. What is the historical background of company legislation in India? Means कि company legislation जो companies बनी थी उनका history क्या थी, उनका historical background क्या था, formation कैसे हुई थी historical में British time पे. तो let's start. Company legislation in India started with the Joint Stock Companies Act 1850. जो company का legislation था, मतलब companies बनने start हुई थी, वो हुई थी Joint Stock Companies Act से. सबसे पहला ये एक्ट आया था Joint Stock Companies Act 1850 से, कंपनीज से रिलेटेड. ठीक है, 1850 में. इंडियन कंपनी लॉ हैज़ बीन लार्जली बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग इंग्लिश लॉ. जो इंडिया के जो कंपनी लॉ हैं जो आज भी चलते आ रहे हैं वो बेस्ड हैं, जो इंग्लिश लॉज प्रिवेल कर रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड हैं. द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द पोस्ट वॉर ईयर्स विटनेस्ड एन अपसर्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी on an unprecedented scale in India, and large profits were made by businessmen through incorporated companies. Means कि जो पीरियड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड था और उसके बाद का जो पीरियड था, उन चीज़ों से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो थी वो बढ़ गई थी. उसने काफ़ी हाई लेवल पे इंडिया को ले गए थे. उससे इंडिया के अंदर बिजनेसमैन ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स गेन किए थे कंपनीज़ को इनकॉर्पोरेट करके. मतलब थ्रू इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज उन्होंने कंपनीज बनाई यहाँ के बिजनेसमैन ने, और उनसे सेकेंड वर्ल्ड वार से और पोस्ट वार पीरियड्स के बाद से उन्हें काफ़ी नॉलेज हो गई थी कि इंडस्ट्री और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को हमने कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है लार्ज स्केल पे. During these years, several developments took place in the organization and management of joint stock companies, which attracted public attention. Means कि इन सालों में जो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट को लेकर जॉइंट स्टॉक कंपनीज में, विच अट्रैक्टेड पब्लिक अटेंशन. मतलब इन डेवलपमेंट्स ने लोगों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित किया था, अट्रैक्ट किया था. एट द एंड ऑफ वॉर, मतलब वॉर्स के ख़त्म होने के बाद में, द कंपनी लॉ अमेंडमेंट कमेटी जो हुई थी यूके के अंदर, उस फेमिलियरली नोन एज द कोहेन कमेटी, वो यूके की एक कंपनी थी, कमेटी थी, अमेंडमेंट कंपनी जो कंपनी लॉ में अमेंडमेंट करती थी कमेटी, उसका नाम था कोहेन कमेटी. आफ्टर एन इंक्वायरी स्प्रेड ओवर 2 years, मतलब 2 साल की पूरी सब जगह पे ये इंक्वायरी हुई थी. उन्होंने तब अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी. सबमिटेड इट्स रिपोर्ट रिकमेंडिंग फार रीचिंग चेंजेस इन द इंग्लिश कंपनी एक्ट 1929. मतलब इस रिपोर्ट कमेटी ने अपनी पहले सारी इंक्वायरी की सब जगह पे 2 साल तक, फिर उसके बाद दे सबमिटेड देयर रिपोर्ट. मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसके अंदर उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी फॉर रीचिंग चेंजेस. मतलब लंबे समय तक चलने वाली ऐसे चेंजेस दिए थे इंग्लिश कंपनी एक्ट 1929 के अंदर कि जो कि आगे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, जिससे लोग आगे सीखें, उनको सीखने को मिले. तो ऐसी अमेंडमेंट्स उन्होंने इसके अंदर की थी, रिकमेंडेशंस दी थी ऐसी कि भाई हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चेंजेस लाने चाहिए कंपनीज के कंपनी एक्ट के अंदर. कंटिन्यूड, आगे बताती हूँ. इन इंडिया टू, मतलब इंडिया के अंदर भी देयर वाज अ जनरल फीलिंग दैट इन व्यू ऑफ द एक्सपीरियंस गेन्ड ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स, मतलब जो
युद्ध के समय से जो इंडिया के लोगों ने जो एक्सपीरियंस गेन किया कि हमें हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमें आगे कैसे बढ़ना है, कंपनीज ला के कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके हमें अपने देश की इकोनॉमी को कैसे अपग्रेड करना है, तो इससे उन्होंने एक्सपीरियंस लिया था। द टाइम वॉज राइट फॉर फ्रेश लेजिस्लेशन, मतलब टाइम आ गया था कि हम नई नई कंपनीज का लेजिस्लेशन करें, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों का लेजिस्लेशन करें, सो एज टू इंश्योर एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपनीज, मतलब ताकि हम एफिशिएंट और ऑनेस्ट मैनेजमेंट ला सकें बिजनेस के अंदर कंपनीज के। एंड चेक अनफेयर बिजनेस मेथड्स, और अनफेयर बिजनेस जहाँ पे कुछ गलत काम चल रहे हैं, जो ठीक ढंग से काम नहीं हो पा रहा है, उन पे चेक एंड बैलेंस लगाएं, मतलब उन पे रोक लगाएं, उन्हें देखें, उन्हें रिमूव करें। एंड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, मतलब जो गलत काम एंटी सोशल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, रिजॉर्ट एंड टू बाय सम पर्सन्स एंगेज्ड, मतलब ऐसे लोगों को कुछ लेके आए जो कि मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज को अच्छे से बढ़ा सकें, और जो गलत लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें हटा दें वहाँ से, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक अप द रिवीजन ऑफ कंपनी लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिवीजन लेके आए थे कंपनी लॉ के अंदर इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ लास्ट वॉर, मतलब जैसे ही लास्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी उसके बाद से ही इंडिया ने फटाफट से बिना कोई देर किए रिवीजन लेके आए, मतलब कंपनी लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स लाए, और उन्होंने फटाफट से स्टार्ट कर दिया एकदम से कि हमें क्या क्या अच्छे अच्छे काम अपने देश को अपग्रेड करने के लिए करने चाहिए, ठीक है। 2 कंपनी लॉयर्स, उन्होंने क्या किया, इंडिया ने 2 कंपनी लॉयर्स, एक बॉम्बे से, वन फ्रॉम बॉम्बे एंड अदर फ्रॉम मद्रास, वर सक्सेसफुली अपॉइंटेड, मतलब 2 अच्छे कंपनी लॉयर्स को उन्होंने अपॉइंट किया, एक बॉम्बे से एक मद्रास से। तो किस लिए किया, टू एडवाइज गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए ऑन द ब्रॉड लाइंस ऑन विच द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, मतलब जो इंडियन कंपनीज एक्ट उस समय 1913 का चल रहा था, तो उसको उसकी ब्रॉड लाइंस पे आए, ताकि मतलब वो उसके बारे में हमें सजेशन दें, एडवाइस दें। शुड बी रिवाइज एंड रीकास्ट इन द लाइट, मतलब उसके अंदर क्या क्या रिवीजन आनी चाहिए 1913 के एक्ट के अंदर, और रीकास्ट इन द लाइट ऑफ द एक्सपीरियंस, मतलब हमें पिछले से सबक लेके, पिछले लॉज से सीख के हमें क्या क्या मिला है, वॉर ईयर से हमें क्या क्या समझ में आया है, तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें क्या क्या रिवीजन करनी चाहिए, क्या क्या अमेंडमेंट्स या चेंजेस लाने चाहिए लॉ में, ये एडवाइस देने के लिए 2 कंपनी लॉयर्स को अपॉइंट किया गया। देयर रिपोर्ट्स वर कंसीडर्ड बाय गवर्नमेंट, उनकी रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट ने कंसीडर किया। एंड अ मेमोरेंडम एम्बॉडिंग इट्स टेंटेटिव व्यूज़, मतलब एक मेमोरेंडम बनाया गया जिसके अंदर टेंटेटिव व्यूज़ लिखे गए, वाज सर्कुलेटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1949 फॉर एलिसिटिंग ओपिनियन, मतलब फिर उनके जितने भी सारे के सारे मेमोरेंडम के अंदर उन्होंने रिव्यूज़ दिए, उन्होंने आइडियाज़ दिए, क्या क्या ऑप्शंस दिए, हमें क्या करना चाहिए, वो सारे के सारे ओपिनियंस के लिए 1949 तक वो सारे सर्कुलेट कर दिए गए पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ऑन 28 अक्टूबर 1950, फिर उसके बाद 1950 में 28 अक्टूबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया कमेटी ऑफ 12 मेंबर्स, एक अपॉइंट की कमेटी 12 लोगों की, रिप्रेजेंटिंग वेरियस इंटरेस्ट, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग इंटरेस्ट, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री CH भाभा, मतलब ये CH भाभा जो थे इनको चेयरमैन बनाया गया था उस कमेटी का, और उनको अपॉइंट किया था 12 मेंबर्स की एक कमेटी के अंदर, उनको चेयरमैन बनाया गया था, और वो अलग अलग इंटरेस्ट बताते थे कंपनी से रिलेटेड, टू गो इनटू द एंटायर क्वेश्चन ऑफ द रिवीजन ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब ताकि वो सारे के सारे 12 लोगों के मेंबर्स की जो कमेटी बनाई है वो रिवीजन लाने के लिए, मतलब वो अपने माइंड से वो सारे के सारे प्रोफेशनल और एफिशिएंट और एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स थे, उन सबको अपॉइंट किया गया था ताकि वो अच्छे से अच्छे इसके अंदर अमेंडमेंट्स और रिवीजन ला सके कंपनीज एक्ट के अंदर, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इट्स बेयरिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन द कंट्री, मतलब ट्रेड एंड इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सके उससे रिलेटेड वो अच्छे अच्छे पॉइंट्स, रिव्यूज़ और अपने ओपिनियंस देंगे, ताकि हम सारे मिल के उसके बाद अच्छा सा रिवीजन कर सके, एक अमेंडमेंट ला सके कंपनीज एक्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट, दिस कमेटी पॉपुलरली नोन एज द भाभा कमेटी, इस कमेटी को फेमसली भाभा कमेटी के नाम से जाना जाता है, सब लोगों को पता होगा, मोस्टली नाम सुना होगा, ये भाभा कमेटी के नाम से फेमस हुई थी। सबमिटेड, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी इन मार्च 1952 में, मतलब 2 साल लगा दिए इन्होंने अपनी सारे ओपिनियंस और सारा डाटा कलेक्ट करने में, जिसमें इन्होंने रिकमेंड किया कंप्रिहेंसिव चेंजेस इन द कंपनीज एक्ट ऑफ 1913, मतलब 1913 का जो लास्ट एक्ट था उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए वो उन्होंने मार्च 1952 के अंदर अपनी रिपोर्ट
सबमिट की उसमें सारे चेंजेस लिख दिए। द रिपोर्ट ऑफ भाभा कमेटी वाज अगेन द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, लेकिन जो उन्होंने चेंजेस लेके आए वो एक डिस्कशन का टॉपिक बन गया। किनका? एंड कमेंट्स और डिस्कशन का किनका? बाय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल बॉडीज, लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स, शेयर होल्डर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लेबर। मतलब उन सबको एक डिस्कशन करने के लिए टॉपिक मिल गया कि हमें, हाँ, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। नेक्स्ट, द बिल वॉज इवेंचुअली एमर्ज्ड एज द कंपनीज एक्ट 1956, मतलब वो बिल जो था वो बन गया कंपनीज एक्ट 1956 के नाम से और इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में 2 सितंबर 1953 को। ओके, इट वॉज अ कम्प्रीहेंसिव एंड कंसोलिडेटिंग एज वेल एज अमेंडिंग पीस ऑफ लेजिस्लेशन। ये बहुत बढ़िया कम्प्रीहेंसिव एंड कंसोलिडेटेड था, अमेंडिंग पीस था लेजिस्लेशन का, बहुत बढ़िया बनाया गया था। लेकिन द बिल वॉज रेफर टू अ जॉइंट कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मई। ये जो बिल था पहले उसको रेफर किया गया जॉइंट कमेटी को, जो कि सबमिट की गई थी, जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में, ठीक है, मई में सबमिट हुई है। मेकिंग सम मटेरियल अमेंडमेंट्स, उन्होंने उसके अंदर फिर से अमेंडमेंट्स कर दी बिल के अंदर। द बिल एज अमेंडेड बाय द जॉइंट कमेटी, मतलब जॉइंट कमेटी को जो सौंपी गई थी ये 1955 में, उन्होंने फिर से इसके अंदर अमेंडमेंट कर दी एंड अंडरवेंट सम फर्दर अमेंडमेंट। उसके बाद से बिल जो था फिर से अमेंडमेंट्स हुई इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जाके भी वाज पास्ड इन नवंबर 1955। मतलब जो 1955 में ये जो कमेटी, जॉइंट कमेटी ने फिर से जो अमेंडमेंट्स की थी वो पास हो गई, नवंबर 1955 के अंदर पार्लियामेंट में पास हो गई। तो फिर जो था न्यू कंपनीज एक्ट 1956 जो था वो फोर्स में आ गया 1 अप्रैल 1956 को। उसके बाद में अब जो कंपनी एक्ट चल रहा है वो चल रहा है नाउ द न्यू अमेंडेड कंपनीज एक्ट 2013 इज प्रिवेलिंग इन द होल इंडिया। मतलब अब 2013 वाला एक्ट जो है कंपनीज एक्ट अब चल रहा है, पूरे इंडिया में प्रिवेल कर रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ अ कंपनी। ओके, नाउ आई विल टेल यू द डेफिनेशन एंड मीनिंग। कंपनी क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है? अ कंपनी सिंपली मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वॉलंटरी एसोसिएटेड फॉर एनी कॉमन ऑब्जेक्ट सच एज बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च एक्सेट्रा। मतलब एक कंपनी क्या होती है? कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जो कि एक कंपनी बनाते हैं। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, एसोसिएट मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठे होते हैं कंपनी बनाने के लिए या बिजनेस करने के लिए। फॉर एनी कॉमन ऑब्जेक्ट, जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कि सच एज बिजनेस, जैसे कि हमने कोई बिजनेस करना है या चैरिटी करनी है या रिसर्च करनी है, तो उसके लिए वो कुछ लोगों का एक ग्रुप है, मिलजुल कर एक कंपनी बनाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हैनी के थ्रू, उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। एक कंपनी एक क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है अकॉर्डिंग टू हैनी। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि अगर आप एग्जाम के अंदर मीनिंग या डेफिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है या बड़ा भी क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप मीनिंग या डेफिनेशन ही लिखते हो ज़्यादातर, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन, आपको यही याद है तो आप इसके ऑथर का नाम याद कर लीजिए, डेफिनेशन किन की है, किन्होंने लिखी है, तो आप डेफिनेशन लिखिए। और केसेस अगर आपको मालूम है, ये दो चीज़ें अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो चेक करने वाला होता है आपका आंसर शीट, वो यही देखता है कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है। उसने मीनिंग के साथ उस ऑथर का नाम भी लिखा है, ईयर भी लिखा है, और साथ में ये भी लिखा है कि कौन सा एक्ट है, उनके सेक्शंस लिखे हैं, और साथ में केसेस लिखे हैं, केस लॉज लिखे हैं। तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए अगर आप डेफिनेशंस लिखेंगे, पहले मीनिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन का सेक्शन लिखिए, कौन से सेक्शन के अंदर डेफिनेशन आ रही है, तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको नोट्स दे रही हूँ, ताकि आपको आगे आपको कहीं और से नोट्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मेरे नोट्स को अगर देखेंगे तो, ठीक है गाइज। मूविंग ऑन की मैं बता रही हूँ इसकी डेफिनेशन की। कंपनी जो होती है वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, बनाया जाता है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि लॉ से क्रिएट की जाती है, मतलब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही क्रिएट की जाती है। इसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। तो इसमें ये बात नहीं लिखी, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग का मतलब यही है कि लॉ में कंपलसरी है कि आप कंपनी बनाएंगे तो उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। तो क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी, मतलब एक कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी होती है। जैसे मैं कहती हूँ मेरा नाम रश्मि है, मेरी एक सेपरेट एंटिटी है, मेरे घर में रश्मि नाम का कोई और नहीं है, मैं जो कर रही हूँ वो कोई और नहीं कर रहा, तो दिस इज माई सेपरेट एंटिटी। सेम एज इन द केस ऑफ कंपनी, एक कंपनी की भी एक सेपरेट एंटिटी होती है, एक लीगल एंटिटी होती है। कंपनी एक लीगल पर्सन माना जाता है, बट इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विद अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का, एंड अ कॉमन सील, एक कॉमन
सील होती है। आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अपनी कंपनी के नाम से बिजनेस करेंगे, कंपनी की सील लगेगी, कंपनी के नाम के ही चेक कटेंगे, उसके अंदर जितने भी लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, जो भी हैं कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स जो भी हैं, वो अपने नाम का चेक नहीं काट सकते, अपने नाम से नहीं कर सकते। कंपनी खुल गई है, कंपनी की सील चलेगी। ये कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि आपने कंपनी फॉर्म की है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो इलीगल है। अगर आपने कंपनी की सील नहीं बनवाई है, बिना कंपनी के नाम के आप काम करें तो वो दैट इज़ इलीगल वर्क, ठीक है, देन यू आर डूइंग इलीगल वर्क। तो आपको कंपनी स्टार्ट करने से पहले, इसीलिए मैंने सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज का टॉपिक स्टार्ट किया है आपको, ताकि पता लगे कि एक कंपनी फॉर्म करने से पहले, मतलब कंपनी बनाने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये उन सब के लिए भी ज़रूरी है जो कंपनी बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उन सब के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। आप पहले ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि हमें एक कंपनी खोलने के लिए, एक बिज़नेस करने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर, बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इसकी एक कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी होती है, एक लीगल पर्सन होता है ये, ठीक है तो आर्टिफिशियल, लेकिन कंपनी एक पर्सन की तरह ही काम करती है। पर कंपनी अपनी एसेट्स रख सकती है, कंपनी के नाम से आप कंपनी को स्यू कर सकते हो, कंपनी अपने नाम से किसी और को स्यू कर सकती है। तो ये एक लीगल, एक पर्सन की तरह काम करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट, देखिए मैंने लिख दिया ना सेक्शन क्या है, कंपनीज एक्ट का नंबर लिख दिया। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में क्या लिखी है, कंपनी की डेफिनेशन दी गई है, वो मैंने ये लिखी है, मेंशन की है। अ कंपनी इज अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज। मतलब इसमें सिर्फ इतनी सी ही सिंपल डेफिनेशन लिखी है, अकॉर्डिंग टू ये बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 220 में क्या लिखा है, कंपनी एक कंपनी होती है, वो है जो कि फॉर्म की जाती है 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर इससे पहले का कोई लॉ जो कंपनीज एक्ट के लिए आया था उसके अकॉर्डिंग फॉर्म की गई है, तो वो कंपनी मानी जाती है, उसे कंपनी कहते हैं। देयरफॉर अ company may be defined as an incorporated association which is an artificial person। बताया था मैंने आपको, आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी एक। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसका विद अ परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कंपनी चलती रहती है, आगे आगे चलती रहती है, डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं, सब चलते हैं, कंपनी वहीं रहती है, आगे से आगे उसके मेंबर्स चेंज हो सकते हैं। अ कॉमन सील होती है, एक कॉमन सील चलती है कंपनी के नाम की। कॉमन कैपिटल होती है, कंपनी की कॉमन कैपिटल कंपनी के नाम से ही होती है। कॉम्प्रोमाइज्ड और ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर्स एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब जो कैपिटल होती है वो कंप्राइज्ड होती है, कंप्रोमाइज्ड होती है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि भाई उन्होंने लिए, टाटा के शेयर लिए, एयरटेल के लिए, इन्फोसिस के लिए, तो ये जो सब क्या है, शेयर्स जो है ये इन कंपनीज के ही हैं और ये कंपनी के नाम है, टाटा, इन्फोसिस, एयरटेल, जो भी आप देखते हो, सेल है, जो भी है कंपनी, ये सारी कंपनीज हैं, इनके शेयर्स मार्केट में आते हैं, उनको उसके लिए करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है कि वो शेयर होल्डर वाली कंपनी है कि नहीं है, वो शेयर्स कर सकती है कि नहीं, पब्लिक कंपनी है कि नहीं, वो शेयर्स को अलॉट कर सकती है कि नहीं, ये सारे कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग काम किए जाते हैं। तो वो शेयर्स जो होते हैं उनके ट्रांसफरेबल भी होते हैं और लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनीज भी होती हैं। तो ये सारी कंपनी की एक डेफिनेशन के अंदर आती है कि कंपनी क्या होती है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि कंपनी अपने शेयर्स भी इशू करती है, उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी की कॉमन सील होती है, कॉमन कैपिटल होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसकी एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेचर ऑफ द कंपनी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंपनी का नेचर क्या होता है। अ कंपनी इज अ बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, मतलब कंपनी जो है एक बिजनेस एंटिटी है, एंटिटी बोला जाता है इसको, रजिस्टर्ड होती है जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। इट इज़ अ लीगल एंटिटी विद अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम दोज हु आर इट्स मेंबर और ऑपरेटेड, मतलब कंपनी के जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे इन सब से अलग हट के कंपनी की एक लीगल एंटिटी होती है। अगर कोई काम कंपनी में फ्रॉड हुआ है तो कंपनी के ऊपर केस किया जाएगा, पहले उसके मेंबर्स के ऊपर नहीं किया जाएगा। जब दिखता है कि कंपनी के मेंबर्स ने कोई फ्रॉड किया है, डायरेक्टर ने किया है, किसी ने किया है,
तो उस कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर केस चलता है। अदरवाइज पहले कंपनी, क्योंकि कंपनी के नाम से सारा काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कंपनी के नाम से चेक्स काटे जा रहे हैं, कंपनी रिसीव कर रही है, कंपनी ही सब कुछ दे रही है, तो कंपनी के नाम से काम चल रहा है, तो कंपनी के ऊपर केस होता है। पहले कंपनी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर केस नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसको एक लीगल एंटिटी कहा जाता है विद अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम दोज हु आर इट्स मेंबर। मतलब अगर जो इसके मेंबर्स हैं उनसे भी अलग हट के कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। दीज आर द मेन एलिमेंट्स, मेन एडवांटेजेस, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो, ठीक है। जो ऑपरेट कर रहे हैं उनसे भी अलग हट के कंपनी की एक लीगल एंटिटी होती है। देयरफॉर इट कैन बी कंसीडर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब इसलिए कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, क्योंकि नाम तो कंपनी का चल रहा है ना, कंपनी की ही सील चल रही है सब कुछ, तो एक पर्सन है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय द लॉ, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती है। इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी जो होती है मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, जो इनकॉर्पोरेट की जाती है अंडर द एक्ट 2013 या फिर इससे पहले के किसी लॉ के अकॉर्डिंग उसे कंपनी कहा जाता है। इन पॉपुलर पार्लेंस, मतलब फेमस वे में क्या कहते हैं, कंपनी को डिनोट किया जाता है, कंपनी डिनोट्स एन एसोसिएशन ऑफ लाइक्ड माइंडेड पर्सन। कंपनी को क्या कहा जाता है, मतलब बहुत सारे लोग जिनका एक जैसा उस समय माइंड चल रहा है कि हाँ हमें ये काम करना है, जो मिलजुल कर, लाइक माइंडेड पर्सन मतलब जो एक ही सोच के साथ मिलकर फॉर्म करते हैं, फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस और अंडरटेकिंग। मतलब 2, 4 या 6 लोग मिलकर अगर कहते हैं कि हमें एक कंपनी फॉर्म करनी है, कंपनी बनानी है और हमें एक बिजनेस करना है, तो उन सबका अगर एक ही पर्पस है, उन सबका, ठीक है, पर्पस एक ही है कि हमें ये बिजनेस करना है, तो वो लोग मिलजुल के एक कंपनी बनाते हैं। तो लाइक माइंडेड पर्सन्स फॉर्म्ड द पर्पस ऑफ कैरिंग, मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए कुछ लोग मिलजुल कर एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कंपनी बनाने के लिए। और लीगल सेंस में, इन द लीगल सेंस अ कंपनी इज एन एसोसिएशन। लीगल सेंस में क्या मीनिंग है, कंपनी जो एक एसोसिएशन होती है ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स। मतलब नेचुरल पर्सन्स भी हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हैं, उनकी एक एसोसिएशन है। नेचुरल पर्सन्स हो गए ह्यूमन बींग्स, जो लोग लाइक माइंडेड पर्सन्स है, जो मिलजुल कर कंपनी बना रहे हैं। तो इन लोगों ने जो चीज़ बनाई, कंपनी बनाई, वो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और जो लोग हैं वो नेचुरल पर्सन है, ठीक है। एंड इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री के अंदर जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी चल रहा है, एग्जिस्टिंग लॉ कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013, ये एग्जिस्टिंग लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें बनाने पड़ते, इनकॉर्पोरेट की गई हो, ठीक है। मूविंग ऑन, इन कॉमन लॉ, और कॉमन लॉ में पहले लीगल सेंस में भी बताया, पॉपुलर सेंस में भी बता दिया मैंने, अब कॉमन लॉ में बताती हूँ। कंपनी जो होती है लीगल पर्सन है या लीगल एंटिटी है, कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जो कि सेपरेट है फ्रॉम एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर। मतलब अगर कंपनी के मेंबर्स मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल रह ही नहीं जाते कोई भी मेंबर्स, उनके बिना भी कंपनी सर्वाइव करती है। कंपनी तो नहीं मर सकती ना, कंपनी तब मर सकती है जब वो वाइंड अप हो जाएगी, कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है लॉ के अकॉर्डिंग, या कंपनी दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, तब कंपनी खत्म होती है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है, तब कंपनी खत्म होती है, तब उसकी एंटिटी खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज उसके पर्सन्स, जो नेचुरल जो पर्सन्स हैं उसके, वो सारे के सारे खत्म हो जाएं, चले जाएं, छोड़ के मर जाएं, कुछ भी हो जाए, कंपनी वहीं की वहीं रहती है, कंपनी वहाँ से नहीं हिलती, अपनी जगह जाए, कंपनी का नाम चलता रहता है। उसके अंदर नए लोग आ जाते हैं, नए डायरेक्टर्स, नए मेंबर, सब नए आ जाते हैं, नए शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर कौन होते हैं, एक कंपनी ABC कंपनी नाम से कोई कंपनी खुल गई है, उसने अपने शेयर अलॉट कर दिए कि मैं इतने इतने कैपिटल बढ़ाने के लिए शेयर अलॉट किए जाते हैं। मैं आपको शेयर्स के ऊपर भी, कंपनी के अंदर ही, कंपनी लॉ में ही शेयर के ऊपर टॉपिक्स आगे आएंगे, सिलेबस में हैं इसके अंदर, तो वो मैं उन टॉपिक्स के ऊपर आपको शेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पे भी स्पेशली बना के दूंगी वीडियोस, उससे आपको बहुत अच्छे से शेयर्स के ऊपर समझ में आ जाएगा। शेयर अलॉटमेंट क्या होता है, शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं, शेयर किनको दिए जाते हैं, शेयर बैक भी लिए जाते हैं, शेयर्स पे क्या क्या डिविडेंड्स दिए जाते हैं, कौन से शेयर्स पे दिए जाते हैं, कितने टाइप्स के शेयर हैं, कितने टाइप की कंपनीज हैं, इन सब पे भी मैं आगे आगे आपको वीडियोस बना के दूंगी, आपको समझ में आएगा। आप इंटरेस्ट लेके देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, आप सेम यही नोट्स आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, रजिस्टर्स में, एग्जाम में लिखिए, आप क्लास के अंदर टीचर को आंसर देंगे, आप टीचर बहुत खुश हो जाएगी कि हाँ आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो आप देखते जाइए, मैं आपको बताऊंगी कि मतलब ये जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी कंपनी के मेंबर कहलाते हैं, कि कंपनी ने एक शेयर इशू कर दिया अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए, तो वो उसके मेंबर्स बन गए, उनके बिना भी कंपनी के डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। जो शेयर होल्डर होते हैं उनसे भी पूछना पड़ता है कंपनी को कोई डिसीजन लेने के लिए। तो ये भी आगे आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे। तो कंपनी के मेंबर्स
जो है वो भी हैं, और वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को बेच भी सकते हैं, कंपनी वापस भी ले सकती है। तो शेयर होल्डर आए दिन चेंज हो सकते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कितने भी समय के लिए शेयर्स ले और बेचते हैं। ये डेली का काम होता है शेयर मार्केट के अंदर, लोग शेयर्स डेली परचेज करते हैं, डेली सेल करते हैं। तो वो शेयर्स परचेज करने से शेयर होल्डर बन जाते हैं और कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। उसकी एक लिमिट होती है, उसके लिए प्रॉपर वो होता है, प्रोसेस होता है, आपको शेयर का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उसके लिए उस पर लिखा जाता है आपके कितने शेयर्स हैं, कितने अमाउंट की है, आपका नाम लिखा जाएगा, डिटेल सारी लिखी जाएगी, एड्रेस, एज, फ़ोन नंबर, सब कुछ आपका लिखा जाएगा। आजकल तो ये सब ऑनलाइन हो जाता है काम, पहले सर्टिफिकेट इशू किया जाता था शेयर होल्डर्स को, पहले के टाइम में, काफ़ी समय पहले, लेकिन अब ऑनलाइन होता है सब कुछ। आपके पास ऑनलाइन शेयर आ जाएंगे, मेल पे आ जाएंगे, आपकी अकाउंट बन जाएगा आपका बैंक के साथ में, आपका सेल कीजिए बैंक के थ्रू, आप शेयर्स को सेल एंड परचेज कीजिए, आपका पैसा बैंक के अंदर आता जाएगा, रेट बढ़ गया आप सेल कर दीजिए, आपका पैसा आ गया, फिर नए शेयर्स परचेज कर लिए उसी कंपनी में या किसी में भी कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है ऐसा कोई भी पर्सन, ये भी एक बिजनेस है, ठीक है। मूविंग ऑन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी को फॉर्म करने के लिए बनाते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस क्या हैं कंपनी को फॉर्म करने के, बनाने के, कंपनी को बनाने के फ़ायदे क्या क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन इज़ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एक्ट इज़ वेस्टेड विद द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, मतलब कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई है, बनाई गई है एक्ट के अकॉर्डिंग, वो एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है। सो इट बियर्स इट्स ओन नेम, कंपनी का एक नाम होता है। एक्ट अंडर नेम, अपने नाम के अंडर ही काम करती है। हैज़ अ सील ऑफ इट्स ओन, अपनी कंपनी की एक सील होती है। जो भी कंपनी का प्रोप्राइटर है, मतलब जिसने कंपनी बनाई है, बना रहा है, वो कंपनी का नाम रखेगा सबसे पहले, उसको अपने कंपनी के नाम से चलाएगा, उसकी एक सील बनवाएगा पहले, ठीक है, उसके नाम, कंपनी के नाम की सील होगी वो कंपनी की। एंड इट्स एसेट्स आर सेपरेट, और कंपनी के नाम से ही उसकी एसेट्स परचेज की जाती हैं। जैसे एक ऑफिस हो गया, फर्नीचर हो गया, कंपनी में आप कुछ भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो कंपनी के नाम से ही होगी, ठीक है। आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब कंपनी के मेंबर से अलग ही होती हैं। जो प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स जो भी खरीद रहा है, कंपनी के नाम से खरीदी जा रही है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी कहलाएगी, उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, ठीक है। इट इज़ अ डिफरेंट पर्सन, कंपनी एक डिफरेंट पर्सन होती है फ्रॉम द मेंबर्स हु कंपोज इट, जो लोग बनाते हैं इसको उससे अलग है, समझ लीजिए। जैसे वो मेंबर्स हैं तो वैसे ही एक ये भी इंसान है, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल है। देयरफॉर इट इज़ कैपेबल ऑफ, वो एक पर्सन है इसलिए मेंबर है कंपनी, लेकिन उसके पास वो क्या क्या कैपेबल है करने के लिए, कंपनी के बारे में बता रहे हैं। कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब एक इंसान की तरह काम करते हैं। जैसे एक इंसान क्या क्या रख सकता है, वैसे कंपनी भी ये सब चीज़ें रख सकती है, ये सब काम कर सकती है। क्या कर सकती है? ओनिंग प्रॉपर्टी, ओनिंग मतलब कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकते हैं, मतलब आप ही करोगे, करता तो मेंबर्स हैं उसके, लेकिन कंपनी के नाम से, तो वो कंपनी की हो गई प्रॉपर्टी। कंपनी के नाम से आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, डेप्स इनकर कर सकते हो, कंपनी के नाम से आप डेप्स ले सकते हो, मनी बोरो कर सकते हो, कहीं से बैंक से मनी कर सकते हो, अपनी कंपनी के नाम से लोन ले सकते हो। हैविंग अ बैंक अकाउंट, कंपनी के नाम से आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको करंट अकाउंट बोला जाता है बिजनेस लैंग्वेज में। करंट अकाउंट कंपनी के नाम से बनाया जाता है बिजनेस डीलिंग करने के लिए। स्पेशली याद रखिएगा, जो सेविंग अकाउंट होता है वो बैंक में नॉर्मल डेली की डील्स करने के लिए होता है, वो डेली की डील्स के लिए नहीं होता। आप सेविंग अकाउंट में कभी कभी पैसा डाल रहे हो, कभी कभी निकाल रहे हो, लेकिन जो बैंक अकाउंट कंपनी के नाम का होता है वो करंट अकाउंट कहलाता है। और उस करंट अकाउंट में आपकी डेली की ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र के लिए होता है, कि आपके पास रोज़ पैसा आ रहा है, रोज़ जा रहा है, रोज़ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये उसके लिए होता है। एम्प्लॉइंग पीपल, कंपनी एम्प्लॉय कर सकती है, कंपनी एम्प्लॉय करेगी तभी तो कंपनी का बिजनेस चलेगा, लोगों को रखेगी काम करने के लिए। एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी अपने नाम से किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। भाई किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे किसी को आपने अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, कि भाई आप मेरी कंपनी का 1 साल तक के लिए एडवर्टाइजमेंट करोगे, हम आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, ठीक है। कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट जाना जाएगा, इंसानों के नाम से, उसके मेंबर्स के नाम से नहीं जाना जाएगा। सुइंग और बीइंग स्यूड इन द सेम मैनर एज एन इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल पर्सन एक किसी के ऊपर केस कर सकता है या कोई पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर केस कर सकता है, वैसे ही कंपनी भी किसी दूसरी कंपनी पे या पर्सन पे केस कर सकती है, या कोई पर्सन या कंपनी भी इस कंपनी पे किसी और कंपनी पे केस कर सकते हैं, ठीक है।
आगे और आपको एडवांटेजेस बताती हूँ इसकी, बहुत सारी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। चाहे शॉर्ट में आए, 10 मार्क्स में आए, लॉन्ग में आए, 20 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कीजिएगा, रख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट इज कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने आपको बताया था कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ से क्रिएट की जाती है। ये कोई ह्यूमन बींग नहीं है, लेकिन एक्ट करती है ह्यूमन बींग की तरह। इट इज़ नॉट अ ह्यूमन बींग बट इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बींग्स। लोगों के थ्रू ही काम करती है, ह्यूमन बींग्स के थ्रू, लेकिन ह्यूमन बींग नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। ये इट इज़ कंसिडर एज ए लीगल पर्सन को माना जाता है कंपनी को, विच कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टीज को पोजेस कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है, स्यू कर सकती है और दूसरों को स्यू कर भी सकती है। मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट इज कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी कोई सिटीजन नहीं है। द कंपनी दो लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन बोलते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ सिटीजन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी जो है वो लीगल पर्सन तो है लेकिन सिटीजन नहीं है वो, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज कंपनी अ सिटीजन और अ लीगल पर्सन, तो आप कहेंगे कंपनी इज अ लीगल पर्सन नॉट अ सिटीजन, ठीक है। सिटीजन नहीं है, सिटीजन जो होते हैं ह्यूमन बींग्स होते हैं, नेचुरल पर्सन ही होते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन है, इसलिए सिटीजन नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज कंपनी हैज़ नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस। कंपनी की अपनी नेशनैलिटी और रेजिडेंस होता है। कैसे होता है, क्योंकि कंपनी की नेशनैलिटी कैसे होती है, इंडिया के अंदर बनाई है तो इंडियन कंपनी हो गई ना, फॉरेन के अंदर बनी है तो फॉरेन कंपनी है। एक कंपनी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, जाके अपना बिजनेस खोलती है। जैसे इंडिया के अंदर आज बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, उन्होंने बिजनेस कर रही हैं, तो दे आर कॉल्ड फॉरेन कंपनीज, ठीक है। तो वो नेशनैलिटी कौन सी है, तो फॉरेन नेशनैलिटी है उनकी। तो वो किस अमेरिकन कंपनीज आ रही हैं हमारे कंट्री में, जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, तो ये उनकी नेशनैलिटी है। तो ऐसे ही कंपनी की नेशनैलिटी होती है और रेजिडेंस भी होता है। दो इट इज़ एस्टेब्लिश थ्रू जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू ही बनाई जाती है। दैट अ कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन। कंपनी सिटीजन नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी नेशनैलिटी है, डोमिसाइल एंड रेजिडेंस है कि कहाँ की कंपनी है, ये उसका रेजिडेंस है, ये उसकी नेशनैलिटी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। द प्रिविलेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर बिजनेस डेब्ट्स इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेजेस ऑफ डूइंग बिजनेस अंडर द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक प्रिविलेज है कि कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है बिजनेस डेब्ट्स को लेके। ये एक प्रिंसिपल एडवांटेज है कि बिजनेस करने के लिए कॉर्पोरेट फॉर्म में लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को। तो द कंपनी बीइंग अ सेपरेट पर्सन, कंपनी सेपरेट पर्सन होने के नाते इज़ द ओनर ऑफ इट्स एसेट्स, अपनी एसेट्स की जो भी परचेज की उन्होंने, बिल्डिंग है, ऑफिस है, फर्नीचर है, ये सारे उसकी एसेट्स मानी जाती हैं। तो इनका एक ऑनर जो है वो कंपनी है एंड बाउंड बाय इट्स लाइबिलिटीज़, और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसके लिए कंपनी ही बाउंड है कि भाई क्या क्या करना है, उसकी कंपनी की लाइबिलिटीज़ क्या हैं, वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, तो उसके लिए कंपनी बाउंड होती है। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर एज शेयर होल्डर, मतलब जो शेयर होल्डर की तरह जो लाइबिलिटी होती है मेंबर की, एक्सटेंड हो जाती है टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू द कैपिटल। मतलब शेयर होल्डर ने अगर उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो वो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया, उसने कंपनी के शेयर खरीद के कंपनी को पैसा दिया है तो शेयर होल्डर बन गया। कितना परसेंट शेयर होल्डर है वो उतना परसेंट का मालिक है कंपनी का शेयर होल्डर। तो वो कंट्रीब्यूशन है, उसने कैपिटल में कंट्रीब्यूशन किया है कंपनी की टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी की जो नॉमिनल वैल्यू है शेयर, जैसे समझ लीजिए एक शेयर 5 रुपये का है तो उसने 100 शेयर खरीदे तो 500 रुपये तो उसके लगे ना कंपनी में, उसने 100 शेयर खरीदे 5 रुपये के हिसाब से, नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से, एंड नॉट पेड बाय हिम। अगर उसने नहीं दिए हैं तो मतलब उसने दिए हैं, नहीं दिए हैं मतलब उसने कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूशन कर दिया शेयर खरीद के, तो वो शेयर होल्डर बन गया कंपनी का, ठीक है। उसने कंपनी की कैपिटल को बढ़ा दिया ऐसे करके। परपेचुअल सक्सेशन 6 पॉइंट है कि भाई कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो है कभी मरती नहीं है एक्सेप्ट व्हेन इट्स वाउंड अप, मतलब एज पर लॉ। मैंने बताया था ना कि कंपनी मरती नहीं है, उसको सिर्फ वाउंड अप किया जाता है एज पर लॉ। आप लॉ के अकॉर्डिंग ही उसको वाउंड अप करने के लिए भी रजिस्ट्रार ऑफिस में परमिशन लेनी पड़ती है, उनको जाके दिखाना पड़ता है कि हमारी कंपनी अब चलने लायक नहीं है, दिवालिया हो रही है, ये लॉस में जा रही है, जो भी रीज़न है कि भाई हम कंपनी को बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाउंड अप की जा सकती है, मरती नहीं है कंपनी कभी भी।
अ कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन इज अनअफेक्टेड बाय डेथ, मतलब सेपरेट लीगल पर्सन है इसलिए वो डेथ नहीं होती उसकी डिपार्चर ऑफ एनी मेंबर से। कभी अगर कोई पर्सन उसके डिपार्चर हो जाता है, चले जाते हैं उसके मेंबर छोड़ के, एंड इट रिमेन्स द सेम एंटिटी, मतलब कंपनी की एंटिटी सेम ही रहती है डिस्पाइट टोटल चेंज इन द मेंबरशिप, चाहे सारे के सारे मेंबरशिप उसकी चेंज हो जाए, मतलब सारे के सारे लोग ही क्यों ना चेंज हो जाए। कंपनी बेच दी जाती है दूसरे पर्सन को तो सारे के सारे मेंबर चेंज हो गए ना, ठीक है, मेंबर चेंज हो गए तो तब भी उसके बावजूद भी कंपनी वही की वही रहती है, मेंबर चेंज हो गए। परपेचुअल सक्सेशन इसको कहते हैं, मीन्स दैट द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी में कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम बट दैट शैल नॉट अफेक्ट द इट्स कंटिन्यूटी, मतलब कंपनी के मेंबरशिप जो है वो चेंज होते रहते हैं लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंपनी के कंटिन्यूटी पे, मतलब कंपनी चलती रहती है। सेपरेट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन है, एंटायरली डिस्टिंक्ट है, अपने मेंबर से बिल्कुल अलग है और वो कैपेबल है ओइंग में, प्रॉपर्टी रखने में, एंजॉय करने में और प्रॉपर्टी को ख़त्म करने में भी, डिस्पोज ऑफ भी किए जा सकते हैं। जब कंपनी वाउंड अप की जाती है, मतलब कंपनी को बंद किया जाता है, तो उसकी पहले एसेट्स का हिसाब देखा जाता है, कंपनी की कितनी प्रॉपर्टी है, कंपनी का ऑफिस अगर परचेज किया था, फर्नीचर है, उन सबको बेच के ही सबका पैसा चुकाने के बाद में ही कंपनी जो है ऑडिटर को बुला के, वो ऑडिटर उसका हिसाब किताब करता है कि अगर कंपनी वाउंड अप कर रहे हो आप तो कंपनी के लिए, उसके लिए फिर आपको सारा वो डिस्पोज ऑफ करेगा, प्रॉपर्टी का हिसाब देखेगा कितनी है, वो फिर सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आप अगर शेयर होल्डर्स ने पैसा लगा रखा है, उनको पैसा चाहिए, उन्होंने खरीद रखे हैं शेयर, तो उनको पैसा देना भी पड़ेगा वापस में। आप उनसे शेयर वापस लोगे, उनका पैसा जितना जितना रेट शेयर का कंपनी का है इस टाइम पे, करंट टाइम पे, तो वो आप उसको वापस करोगे, चाहे वो आपको कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के करना पड़े, क्योंकि कंपनी खत्म हो रही है, आप बंद कर रहे हो, तो आपको सारे शेयर्स वापस करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा और जो भी जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी हिस्से का शेयर उनका सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंगली परसेंटेज के हिसाब से। तो उसके लिए प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है, कंपनी के नाम से ही बेचा जाता है, किया जाता है। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है वाउंड अप करने का। द कंपनी इज द रियल पर्सन इन विच ऑल इट्स प्रॉपर्टी इज वेस्टेड, कंपनी की जब वेस्टेड प्रॉपर्टी वेस्ट होती है तो उसको रियल पर्सन माना जाता है। एंड बाय विच इट इज़ कंट्रोल्ड, मतलब उसकी उसी के अकॉर्डिंग कंपनी के नाम से ही ये कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है और डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी कैसे मानी जाती है, उसके मेंबर्स की नहीं होती है प्रॉपर्टी, जब जो उसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, चाहे उन्होंने ही कंपनी बनाई है, लेकिन प्रॉपर्टी उन्होंने अपना पैसा लगा के अगर कंपनी के नाम से खरीदी है, ठीक है ना, तो जितना जितना शेयर, जितना जितना पैसा जिस पर्सन ने लगाया है, समझ लीजिए 4 लोगों ने 25% जितना भी परसेंटेज लगाया, अगर किसी ने ज़्यादा या कम भी लगाया, तो जब कंपनी बंद की जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। ऑफिस को बेच रहे हो, शॉप है, जितनी भी बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसको अगर बेच रहे हो तो उसमें से सबका हिस्सा जितना जितना लगा हुआ था उन सबको मिलेगा, ठीक है। ये उनकी कंपनी की अपनी बैलेंस शीट और हिसाब भी होता है, जब वो टैक्स जमा करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, उसके अंदर लिखा जाता है कि भाई किस किस ने कितना कितना पैसा, कंपनी जब चल रही थी, बिजनेस चल रहा था, किसना कितना पैसा लिया है या नहीं लिया है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटेंट रख के, ऑडिटर को रख के उसका हिसाब किताब किया जाता है, तब कंपनी बंद होती है, ऐसे ईजिली बंद नहीं हो सकती, ठीक है। आगे और कैरेक्टर्स बताती हूँ आपको इसके मैं, और ये एडवांटेजेस भी हैं कंपनीज को बनाने की, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, कंपनी कैपिटल जो होती है कंपनी की, वो डिवाइड होती है पार्ट्स में, जिनको शेयर बोलते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ इस टॉपिक के बारे में। शेयर जो होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी बोली जाती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, फ्रीली ट्रांसफरेबल का शेयर जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। जैसे मैंने किसी कंपनी के अगर शेयर खरीद लिया, परचेज किए हैं, तो मैं अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ, तो मुझे कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैंने ये कंपनी के शेयर, आपकी कंपनी के शेयर किसी और को बेच दिए, तो वो मेरा नाम हटा के उस पर्सन का नाम लिख देंगे उसके अंदर, ठीक है, तो ये ट्रांसफरेबल हो जाते हैं। सो दैट नो शेयर होल्डर इज परमानेंटली और नेसेसरीली वेडिड टू अ कंपनी, मतलब किसी शेयर होल्डर की किसी पर्सन की कंपनी के साथ शादी नहीं हो जाती है, मतलब बंध नहीं जाता। वेडिड का मतलब शादी होना नहीं, बंधना होता है कि आप किसी के उसके साथ परमानेंटली जुड़ नहीं गए, बंध नहीं गए वो कंपनी के साथ, आपकी मर्जी है, आपने जितने शेयर खरीदे हैं उतने, कम ज़्यादा बेच भी सकते हो, कम मतलब ज़्यादा तो नहीं, जितने खरीदे हुए हैं उससे कम या उतने शेयर आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। और शेयर्स जो होते हैं वो परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, अगर कोई पर्सन ने ले रखे हैं, वो मर गया है, अगर वो खुद जिसने शेयर परचेज किए हुए हैं, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स जो है उसकी फैमिली को मिल जाते हैं, उनके जो हायर्स होते हैं, लीगल हायर्स होते हैं, उसको मिल जाते हैं, ठीक है।
तो सेक्शन 44 कंपनीज एक्ट का बताता है कि एनंसिएट्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग दैट द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। जो शेयर्स लेते हैं खरीदते हैं मेंबर्स, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और ट्रांसफर की जा सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। मतलब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है स्टार्टिंग में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले प्रमोशन का काम होता है, प्रमोटर आते हैं। तो ये सारा जब कंपनी फॉर्म की जाती है उस टाइम का प्रोसेस होता है कि आपने पहले कंपनी को प्रमोट करना है, उसकी प्रमोशन के लिए सबको बताना है, शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करना है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, सबको मिला जुला के तब कंपनी बनती है। ठीक है, वो बड़ी कंपनीज के लिए होती है शेयर होल्डर। हर कंपनी जो होती है, छोटी मोटी कंपनीज जो होती है, वो शेयर्स नहीं अलॉट कर सकती बहुत बड़े लेवल पे। उसकी एक लिमिट होती है कि 5 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, 1000 करोड़ की, 2000 करोड़ की कंपनी है, उनके लिए होता है ज़्यादातर शेयर अलॉटमेंट की जाती है, जिनकी टर्नओवर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो कंपनी शेयर अलॉट कर सकती हैं। छोटी कंपनी जिनकी टर्नओवर कैपिटल कम होती है, जिनके मेंबर्स मुश्किल से समझ लिए लाख, 2 लाख, 10 लाख तक लगा सकते हैं सिर्फ 4-5 मेंबर मिलके, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 लाख तक की कैपिटल होती है स्टार्टिंग में उनकी। बिजनेस करने के बाद में जैसे जैसे उनकी कंपनी ग्रो अप करती रहती है, अगर उनकी उस लेवल तक पहुंच जाती है कि वो शेयर अलॉट कर सके, तो वो शेयर अलॉट करते हैं, तभी वो मूवेबल प्रॉपर्टी बनती है, वो ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। और उसी में जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसके अंदर उसका प्रोसीजर लिखा होता है कि आपको क्या काम कैसे करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, अदरवाइज वो इलीगल काम हो जाता है, वो वॉइड हो जाता है फिर। ठीक है, लॉ की नज़रों में। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कंपनी की कैपेसिटी होती है, वो किसी को बॉडी कॉर्पोरेट है इसलिए वो स्यू कर सकती है अपने नाम से, या उसको कंपनी को भी सू किया जा सकता है। इसके कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होते हैं, मतलब कंपनी जो है उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स है कि कंपनी किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने मेंबर से अलग होती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है कंपनी अपने नाम से। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। कंपनी की एक्शंस की एक लिमिटेशन होती है, वो अपनी पावर से बाहर नहीं जा सकती। जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर पावर्स, रूल, रेगुलेशंस वगैरह लिखी गई हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी में, जो मैंने आपको बताया था ऊपर वाले पॉइंट में कि आर्टिकल ऑफ एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसके एक्शंस लिखे गए हैं, सारे पावर्स लिखी गई हैं, ड्यूटीज़ लिखी जाती हैं सबकी कि भी क्या क्या काम कर सकती है कंपनी, उसके मेंबर्स क्या कर सकते हैं, तो उसके पावर से बाहर नहीं जा सकती है, वो फिक्स हो जाते हैं उनके ऑब्जेक्ट्स। उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट लिखा होता है कंपनी का कि भाई आपका यही ऑब्जेक्ट है, आपने यही काम करना है। ऑब्जेक्ट का मतलब आपने यही बिजनेस करना है, तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही काम कर सकती है। प्रोवाइड द एडिफाइज अपॉन विच द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रेस्ट। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही सारी पावर्स और ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी को काम करना पड़ता है। ये दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एक्शन, मतलब आप कि लिमिट कहाँ तक है। अगर आपको ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा बिजनेस करना है, इन फ्यूचर आपको लगता है आपको कंपनी एक्सपेंड करनी है और 2-4 प्रोडक्ट बना रहे थे आपने और 10 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आपको पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करवाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, उसके अंदर चेंज कराने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके आपको करवाना पड़ेगा लीगली, तभी आप उसके अंदर प्रोडक्ट्स चेंज कर सकते हो, आप अपनी कंपनी को बढ़ा सकते हो। अदरवाइज मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी नहीं चला सकते, अपनी बियॉन्ड पावर्स यू कैन गो। ओके, नेक्स्ट है सेपरेट मैनेजमेंट। ये भी इसका करेक्टरिस्टिक्स है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो होता है वो सेपरेट होता है, वो डिराइव प्रॉफिट्स गेन करती है, बर्डन होता है, चाहे उस पर बर्डन भी हो, विदाउट बर्डन बीइंग बर्डन विद द मैनेजमेंट पे बर्डन डाले बिना कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स के प्रॉफिट गेन करती है। दे डू नॉट हैव इफेक्टिव एंड इंटीमेट कंट्रोल ओवर इट्स वर्किंग एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज डायरेक्टर। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, डू नॉट हैव इफेक्टिव एंड इंटीमेट कंट्रोल, मतलब उनका इतना कंट्रोल नहीं होता कंपनी की वर्किंग के ऊपर। वो मेंबर्स को और रिप्रेजेंटेटिव्स को, जैसे कि डायरेक्टर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए कंपनी के, वो इलेक्ट करते हैं टू कंडक्ट कॉर्पोरेट फंक्शंस। कंपनी को कॉर्पोरेट करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए कंपनी के इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को, थ्रू मैनेजरियल पर्सनल एम्प्लॉयड बाय देम। मतलब जो मैनेजरियल पर्सन जो एम्प्लॉय किए गए हैं वही बाद में, जैसे आप मैनेजरियल पर्सन एम्प्लॉय कर दिए, कोई डायरेक्टर आ रहा है, कोई जा रहा है, मतलब कोई कंपनी छोड़ के जा रहा है, कोई चेंज कर रहा है, कोई कुछ है, तो वो जो मैनेजरियल पर्सन्स हैं वो चेंज करते रहते हैं, इलेक्ट करते हैं, और ये वोटिंग के थ्रू होता है ज़्यादातर काम। ठीक है, और इसमें शेयर होल्डर्स का भी राइट होता है वोटिंग करने का। तो
उनका राइट्स जब बताऊंगी शेयर होल्डर्स के क्या राइट्स होते हैं, तो उनके पास भी राइट है कि कंपनी के डायरेक्टर्स और बोर्ड मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने के लिए। इसमें बोर्ड मीटिंग्स वगैरह भी एक कंपलसरी पॉइंट है कि मीटिंग्स ऑफ द कंपनी क्या होती हैं, कितनी तरह की मीटिंग्स होती हैं और वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, कब कब होनी चाहिए, वो भी होती हैं। उसके थ्रू ही ये इलेक्शन का प्रोसीजर है या जो भी प्रोसीजर, जो मीटिंग, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मीटिंग्स के थ्रू ही लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मंथली मीटिंग हो गई, ईयरली मीटिंग होती है, सब कुछ स्टार्ट, कंपनी स्टार्ट होते ही एक मीटिंग होती है 15 दिन के अंदर, एक मीटिंग जनरल बॉडी मीटिंग करनी पड़ती है, उसको GBM भी बोलते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, ये करनी पड़ती हैं। इन अदर वर्ड्स, अ कंपनी इज एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज्ड बाय इट्स मैनेजरियल पर्सन। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कंपनी जो है एडमिनिस्टर की जाती है और मैनेज की जाती है अपने मैनेजरियल पर्सनस के थ्रू। मतलब जो पर्सन, उसके मैनेजरियल स्टाफ जो होता है वो कंपनी को मैनेज करता है। वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी का वॉलंटरी एसोसिएशन होता है प्रॉफिट कमाने के लिए बनती है कंपनी, ये फॉर्म की जाती है अकम्प्लिश करने के लिए कुछ स्टेटेड गोल्स। मतलब आपने कुछ गोल सेट किया कि हमें ये बिजनेस करना है, इतना प्रॉफिट कमाना है, हमें तो ये काम करना है, तो ये उनके आपकी कंपनी के गोल हैं। तो इनको पूरा करने के लिए ही कंपनी फॉर्म की गई है। व्हाट्स प्रॉफिट इज गेन, कुछ भी प्रॉफिट मिले उससे वो डिवाइड कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स के अंदर, और जो सेव्ड और फ्यूचर के लिए एक्सपेंशन कर दी जाती है कंपनी के अंदर। ठीक है, मतलब फ्यूचर के लिए बचा के रखा जाता है कि फ्यूचर में क्या क्या खर्चे होंगे, उसके लिए भी सेव की जाती है मनी। सारा का सारा शेयर होल्डर्स में डिवाइड नहीं होता, उनका हिस्सा उनको दिया जाता है, बाकी का पैसा रखा जाता है प्रॉफिट। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब ये लास्ट पॉइंट है कि कंपनी को टर्मिनेट करना। टर्मिनेट मतलब ख़त्म करना या वाउंड अप करना कैसे किया जाता है। तो कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जुडिशियल है, डज नॉट डाई, मैंने आपको पहले बताया था नेचुरल डेथ नहीं मरती है कंपनी मरती नहीं है, ख़त्म होती है। ख़त्म कैसे होती है, वो भी लॉ के अकॉर्डिंग ख़त्म की जाती है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। कैरीज ऑन इट्स अफेयर अकॉर्डिंग टू लॉ, अपना बिजनेस भी सारा लॉ के अकॉर्डिंग करती है थ्रू आउट इट्स लाइफ, पूरी लाइफ में अपनी। मतलब जब तक कंपनी जब से स्टार्ट हुई थी और जब तक ख़त्म हो रही है तब तक वो लॉ के अकॉर्डिंग काम किया है। एंड अल्टीमेटली इज अफेक्टेड बाय लॉ, मतलब सारे ख़त्म भी है लॉ के अकॉर्डिंग होगी। जनरली द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज टर्मिनेटेड बाय मीन्स ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब टर्मिनेट होती है मीन्स ऑफ वाइंडिंग अप के थ्रू ही की जाती है कंपनी ख़त्म। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे मेरे नोट्स एंड वीडियोस। आपको और किसी सब्जेक्ट पे पसंद भी चाहिए हो नोट्स, अभी ये फर्स्ट टॉपिक था, कंपनी लॉ का फॉर्मेशन स्टार्टिंग थी। आगे आगे मैं आपको और इससे रिलेटेड नोट्स दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको आगे किस टॉपिक पे चाहिए, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ केस लॉज चाहिए, जो भी चाहिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे लिखिएगा। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट to like, share and subscribe button. Thank you for watching. Thank you so much guys. Good day. Take care. Bye bye.